हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टार्ट विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम 2025 में जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं, जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन जैसे कि बीपीएससी 71 हो गया, सीजीएल 4 हो गया, बीएसएससी के एग्जामिनेशन हो, मतलब जो भी एग्जामिनेशन आपके आने वाले हैं उनके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। इसमें हम एग्जामिनेशन को कवर करेंगे। सबसे पहले तो साइंस के पीवाईक्यू जो भी 2025 में आए हैं, रिसेंट में आपने देखा है कि साइंस के प्रश्नों का जो स्तर है, जो लेवल है, वो काफी ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। तो दैट्स वाई हमको ये देखना पड़ेगा कि आखिर किस स्तर तक का क्वेश्चन आ रहा है या उनके सोर्सेस क्या रह रहे हैं और क्या ऑप्शन से वो क्वेश्चंस फिर से रिक्रिएशन किए जाएंगे। तो इन सबको देखना है और आपको पता है कि ऑप्शन से क्वेश्चंस को रिक्रिएशन जो है वो किया जाता ही है। और एज ए सोर्स जो पीवाई क्यू को ही एज ए सोर्स जब एक क्वेश्चन को एग्जामिनेशन कंट्रोलर के द्वारा सेट किया जाता है तो इसको रेफरेंस के रूप में ही यूज किया जाता है। दैट्स वाई आपको पीवाईक्यू में बहुत ज्यादा एकदम ध्यान रखने की जरूरत होगी। इसी कारण से मैं पीवाईक्यू एक सीरीज लेकर आ रहा हूं जिसमें जो भी क्वेश्चंस आएंगे होंगे, चाहे वो टफ हो चाहे वो आसान हो, हम सबको काफी डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसमें मैं एग्जामिनेशन यूपीएससी, बीपीएससी, अदर जो स्टेट पीएससी होते हैं, अदर जो स्टेट के और एग्जामिनेशन होते हैं जैसे बीएसएससी हो गया बिहार को लेकर, बीपीएसएससी हो गया, सीएसबीसी हो गया, और अदर जितने भी स्टेट के एग्जामिनेशन होते हैं जहां पे मुझे लगेगा कि वो आपके क्वेश्चन जो है वो आपके लिए रेलिवेंट होगा, तो मैं सारा क्वेश्चन लेके आऊंगा। बस मैं अभी के लिए 2025 के ही क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। ये बात आपको ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि जो लेवल मैंने बढ़ता हुआ देखा है साइंस का वो 2025 में देखा है। तो ये लेक्चर नंबर 1 है और ये लेक्चर हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होगा, तो आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले जो देखने वाले हैं क्वेश्चन, वो देखने वाले हैं बीपीएससी एएसओ के द्वारा 2025 में साइंस के 31 क्या बोलूं, आप रख लो साइंस के ऑलमोस्ट जो है वो 35 से 36 क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे। तो उन सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और काफी डिटेल से डिस्कस करेंगे, ताकि आपको आने वाले एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चंस काफी ज्यादा हेल्प कर सके। तो हम पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है कि किस अमाउंट, किस जो मेटल है, मेटल बोल रहा हूँ, किस जो सब्सटेंस है उसके अमाउंट के कारण वाटर जो है वो हार्ड हो जाता है। कठोर जल में निम्नलिखित में से कौन सा अधिक मात्रा में मौजूद होता है। बीपीएससी एएसओ में ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि कठोर जल जो होता है वो दो टाइप का होता है। जो हार्ड वाटर होता है वो दो टाइप के होते हैं। पहला जो हार्ड वाटर होता है वो हार्ड वाटर होता है टेम्पोररी, टेम्पोररी हार्ड वाटर, और दूसरा जो होता है वो परमानेंट हार्ड वाटर होता है, परमानेंट हार्ड वाटर होता है। तो जब टेम्पोररी हार्ड वाटर होता है, इसमें आखिर क्या होता है जिसके कारण ये टेम्पोररी हार्ड वाटर कहलाता है। तो इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट आयन होते हैं। ठीक है, इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं। दैट्स वाई ये कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें कैल्शियम और कैल्शियम का सीएल नहीं होता है, सीए होता है कैल्शियम, और उसके साथ साथ मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम इनके बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं। जैसे आपको मैं बताऊं तो कैल्शियम के लिए क्या जाएगा, तो कैल्शियम के लिए जाएगा CaHCO3 2। ये हो गया कैल्शियम के लिए। मैग्नीशियम के लिए क्या जाएगा फॉर्मूला, तो मैग्नीशियम का जो बाइकार्बोनेट बनेगा वो बनेगा MgHCO3 और 2। तो ये मैग्नीशियम के लिए बना और ये कैल्शियम के लिए बना। तो टेम्पोररी वाटर वो होता है जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है उनके बाइकार्बोनेट्स आयन होते हैं, उसी के कारण ये बनता है। अब आपको बोला जाएगा कि टेम्पोररी जो वाटर है, टेम्पोररी हार्डनेस वाटर में आया है, उसको आखिर रिमूव हम कैसे करेंगे। सवाल यहां से भी पूछा जाएगा कि उसका रिमूवल जो है वो कैसे होगा। तो जब भी टेम्पोररी वाटर जो होता है, टेम्पोररी आपको समझ में आ गया कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं, उसके कारण ही होते हैं। ये आपको समझ में आना चाहिए। उसके बाद इसको रिमूव यदि करना है तो नॉर्मली हम इसको हीट कर देते हैं। जब हम कोई इसको हीट करेंगे, उबालेंगे, तो हीटिंग करने से ये जो बाइकार्बोनेट आयन होते हैं वो टूट जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं बाइकार्बोनेट आयन। दैट्स वाई ये जो हार्डनेस रहती है वाटर में ये खत्म हो जाती है। तो पहला आपको हार्डनेस समझ में आ गया वाटर का।
टेम्पोररी हार्डनेस कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन के तरह होता है। लेकिन हमसे यहाँ जो है वो हार्डनेस कैसा पूछा जा रहा है, वो हॉट वाटर टेम्पोररी वाला। यहाँ तो कैल्शियम और मैग्नीशियम कहीं दिख रहा है, तो उसके हिसाब से हम आंसर रखेंगे। लेकिन मैं पहले आपको बताता हूं कि परमानेंट जो हार्डनेस आती है वो कैसे आती है। तो परमानेंट यदि हार्डनेस वाटर में आती है, तो उसका मतलब है कि सल्फर एंड सल्फेट एंड क्लोराइड का आयन होगा उसमें। उसमें भी होगा वो कैल्शियम और मैग्नीशियम ही होगा। उसमें भी उसमें भी कैल्शियम एंड मैग्नीशियम ही होगा। लेकिन इसके यहाँ पे जो है वो इसके बाइकार्बोनेट्स आयन नहीं होंगे। यहाँ पे इसके जो है वो या तो वो सल्फेट आयन होगा या तो वो क्लोराइड आयन होगा। तो क्या होगा? तो या तो वो सल्फेट का आयन होगा या तो वो क्लोराइड का आयन होगा। या तो वो सल्फेट का आयन होगा या तो वो क्लोराइड का आयन होगा। इसके यदि फॉर्मूले की मैं बात कर लूं, तो कैल्शियम के साथ जो क्लोराइड या फिर सल्फाइड बनेगा वो क्या बनेगा? तो वो या तो बना सकता है CaSO4। CaSO4 कैल्शियम सल्फाइड बना सकता है, या फिर वो बना सकता है कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। ये कैल्शियम क्लोराइड बना देगा। मैग्नीशियम के साथ क्या फॉर्मूला बना देगा, जो बॉन्ड बना देगा? तो मैग्नीशियम के साथ या तो मैग्नीशियम सल्फेट बना सकता है, MgSO4 बना सकता है, या फिर मैग्नीशियम क्लोराइड बना सकता है, MgCl2 बना सकता है। तो यही दो कंडीशन तो बनते हैं ना। तो ये जब दो चीजें बनेगी, या तो सल्फेट आयन बनाएगा या तो क्लोराइड आयन बनाएगा। या तो क्लोराइड आयन, देखो क्लोराइड आयन यहाँ है और सल्फेट आयन वहां है। तो यही चार कंडीशन बनते हैं, दैट्स वाई वो परमानेंट हार्डनेस कहलाएगा। तो इसके आयन से होते हैं। और इसको यदि आपको रिमूव करना है ना, तो ये नॉर्मली रिमूवल इसका नहीं होता है। अगर टेम्पोररी वाटर को हटाना था तो हीट कर देते हैं, लेकिन अगर ये जो हार्डनेस आती है वाटर में जो परमानेंट होती है, इसको यदि रिमूव करना है, इसको यदि रिमूवल करना है, इसको यदि हटाना है, तो नॉर्मली ये जो है वो हीट करके बॉईल करके इसको हटाना नहीं करते हैं। क्योंकि ऐसे करेंगे तो वो जो सल्फेट और क्लोराइड का जो बॉन्ड बनता है वो टूटता ही नहीं है। इस कारण से इसको जो है वो परम्यूट परम्यूटिट या फिर जोलाइट प्रोसेस को यूज करते हैं। या तो आप इसको कैलोगन मेथड है उसको यूज करके इसको हटाया जा सकता है। ठीक है, उसका यूज करके इसको हटाया जा सकता है। सीधी भाषा में मैं बोलूं तो सोडियम इससे जो है वो आपको परमानेंट हार्डनेस को यदि हटाना है इसे, तो इसके लिए आपको सोडियम कार्बोनेट या फिर आयन वियनन रेजिन का प्रोसेस करके आपको हटाना होगा। तो क्या हटाना होगा? तो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, आप NaCl ले लो, सीधा लिख लो, सोडियम कार्बोनेट साधारण नमक जिसको बोलते हैं। या फिर प्रोसेस होता है आयन विनिमयन रेजिन, जिसको हम इधर यदि मैं आपको एक्सप्लेन करके लिखूं, तो इसको आप लिख सकते हो परम्यूटेड। आप प्रोसेस, पहला तो प्रोसेस है कि सोडियम कार्बोनेट का जो है वो उसके साथ इसको उबाल दोगे तो खत्म हो जाएगा। दूसरा जो प्रोसेस बचता है वो बचता है परम्यूटेड, परम्यूटेड प्रोसेस। और इसी को, यही जो परम्यूटेड प्रोसेस है, इसी को एक और नाम दिया जाता है, इसको बोला जाता है जियोलाइट प्रोसेस। जियोलाइट प्रोसेस। तो या तो इसको परम्यूटेड प्रोसेस कह लो या फिर इसको जियोलाइट प्रोसेस कह लो। इन प्रोसेस के अनुसार हटाते हैं। या तीसरा भी एक प्रोसेस होता है, वो कहलाता है कैलगोन मेथड। वो कहलाता है कैलगोन मेथड। तो कोई भी आपसे पूछा जा सकता है, जब भी हार्डनेस को हटाना है तो उसको ऐसे करके हटाया जाता है। अब हार्डनेस का मतलब आखिर हुआ क्या? हार्डनेस का मतलब आखिर हुआ का, तो हार्डनेस का मतलब होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ, कंसंट्रेशन मतलब सांद्रता। तो कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम का या तो सल्फेट आयन हो या तो क्लोराइड आयन हो या फिर बाइकार्बोनेट आयन हो। यहां के लिए क्या था? यहां पे बाइकार्बोनेट था। टेम्पोररी हार्डनेस के लिए बाइकार्बोनेट, परमानेंट हार्डनेस के लिए सल्फेट या फिर क्लोराइड बनता है। तो इसका कंसंट्रेशन कितना ज्यादा है वही इसका कहलाता है। तो वाटर का जो हार्डनेस होता है वो उसके कंसंट्रेशन पे निर्भर करता है। और यदि इसका मेजर करना होगा आपको कि इसका जो वाटर का हार्डनेस है वो कितना है, तो उसको मेजर करना होगा कि पार्ट्स पर मिलियन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो है
पर पार्ट्स मिलियन में कितना ज्यादा है, उसी के अकॉर्डिंग हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम इसको निकाल सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो यहां से आपको क्या समझ में आया, यहां से आपको समझ में आ गया कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो कंपाउंड्स होते हैं, आयंस जो होते हैं, उसी के कारण होता है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम, तो आंसर यहां से कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब परमानेंट हार्डनेस हो या फिर टेम्पोररी हार्डनेस हो, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है। हमने तो आपको हर चीज एक्सप्लेन कर दिया। अब देखो, ये कैल्शियम का जो आयन होता है, इस आयन में कैल्शियम कितने आयंस में होता है, ये भी सवाल जो है वो आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पे जल में जो हार्डनेस आती है, वो कैल्शियम कैसा होता है, तो वो कैल्शियम जो हमेशा बनाता है दो पॉजिटिव आयन। आयन जो है होता है वो दो पार्ट में होता है, एक कैटायन होता है, एक एनायन होता है। कैटायन मतलब पॉजिटिव और एनायन मतलब नेगेटिव। तो कैटायन ये है, कैल्शियम पर दो आयन रहेगा, और मैग्नीशियम पर भी ऐसे ही दो आयंस होंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कैल्शियम और मैग्नीशियम, इसी के कारण जो वाटर है वो हार्डनेस होती है। इसमें होता क्या है कि जब भी ये वाटर है, अभी ये जब भी आपको किसके साथ, जब भी ये साबुन के साथ, साबुन जो सोप आप बोलते हो, साबुन, साबुन के साथ जब इसको घोलने का आप प्रयास करोगे, तो साबुन के साथ ये रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करने के बाद ये झाग बनाता ही नहीं है। साबुन के साथ क्या होना चाहिए, साबुन के साथ उसको झाग बनाना चाहिए। झाग है तभी तो साफ होगा ना कपड़ा आपका। और जब सरफेस टेंशन के कारण साफ होता है, ये भी आपको पता है। अब झाग बन ही नहीं रहा है, तो वैसे कंडीशन में कपड़े साफ कैसे होंगे। झाग झाग बन ही नहीं रहा है, तो कपड़े तो साफ नहीं होंगे। तो ये झाग ना बनाकर क्या करता है कि ये नीचे पर्सिपिटेट के रूप में चला जाता है, अवक्षेप के रूप में चला जाता है। और इस अवक्षेप को, ये जो पर्सिपिटेट है, पर्सिपिटेट जो होता है, ये जो अवक्षेप होता है, इसको कहते हैं स्कम। इसको अस्कम कहा जाता है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो आयंस होते हैं, उसी आयंस के कारण जो जल में कठोरता है वो आती है। अब जो ये आयंस होते हैं वो डाईवैलेंट होते हैं। दोनों में देख लो, डाईवैलेंट है, डाई मतलब दो। तो ये आयंस होते हैं, दो डाईवैलेंट होते हैं, और साबुन के साथ घुलते हैं, तो झाग ना बनाकर वो स्कम बना देते हैं। और अस्कम बनाने के कारण जो है, ये कपड़े साफ आपके नहीं होते हैं। तो इस कारण से आपको ध्यान रखना होगा। एग्जामिनेशन में ये सब पूछा जाता है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है वो पूछा जा रहा है कि ग्लाइकोजेन जो होता है, वो परमानेंटली स्टोर, प्राइमरली, परमानेंटली नहीं, प्राथमिक रूप से ग्लाइकोजोन जो है वो कहाँ पे स्टोर होता है, किस ह्यूमन का जो ऑर्गन्स होता है वहां पे स्टोर होता है ये ग्लाइकोजेन। तो इसके बारे में आपको जानना है। ठीक है, ग्लाइकोजेन के बारे में जानना है। तो ग्लाइकोजेन जो है वो एक ग्लूकोज का ही रूप है, पॉलीसेकेराइड जो होता है ना, वही ग्लूकोज का ही ग्लाइकोजेन एक रूप होता है। ठीक है, और इसका जो ग्लूकोज का ही ये रूप होता है, और जो ह्यूमंस होते हैं या फिर एनिमल्स होते हैं, उनमें ये एनर्जी का जो स्टोरेज है उसके रूप में काम करता है। एनर्जी स्टोरेज, एनर्जी स्टोरेज के रूप में काम करता है क्या, तो वो काम करता है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन, देखिए आपको पता है कि हमारे बॉडी में एनर्जी का सोर्स क्या क्या है। हमारे बॉडी में एनर्जी का सोर्स है, या तो आप प्रोटीन खा लो, या तो आप कार्बोहाइड्रेट खा लो, या तो आप फैट खा लो। यही तो तीन चीजें हैं, इसी के कारण आपको एनर्जी मिलती है। तो आपके पास, आपको जरूरत थी कितने रुपए की, आपको जरूरत थी 50 रुपए की, लेकिन आपने आज कमा लिया कितना रुपया, आपने आज कमा लिया 100 रुपया। तो आप क्या करोगे कि इस जो 50 रुपया आपके पास बच गया, ये जो 50 रुपया आपके पास बच गया, इस 50 रुपए को आप कहीं ना कहीं तो स्टोर करके रख लोगे, जमा करके रख लोगे, कि जब मेरा कमाई कम होगा तब हम इसको यूज करेंगे। तो बैंक में मान लिया कि आपने इसको डिपॉजिट कर दिया, बैंक में इसको जमा कर दिया, या फिर घर में ही बैंक आपका था जो मिट्टी वाला होता है, उसमें आपने इसको जमा कर दिया। और जब आपको जरूरत पड़ेगी, जब आपका कमाई नहीं होगा, तब आप इसको यूज करेंगे। उसी तरह से जो
एनर्जी होता है वो ग्लूकोज को हम ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट कर लेते हैं बॉडी हमारा, और उस ग्लाइकोजेन को हम यूज करते हैं एज ए स्टोर एनर्जी। उस ग्लाइकोजेन को हम स्टोर एनर्जी के रूप में काम करते हैं। और ये जो स्टोरेज हमारा होता है एनर्जी का जो ग्लाइकोजेन का स्टोरेज होता है, ये कहाँ कहाँ होता है? तो ये स्टोरेज दो जगह होता है। ये जो स्टोरेज होता है वो दो जगह होता है। पहला जो इसका स्टोरेज होता है वो लीवर में होता है। ग्लाइकोजन जो है वो पहला स्टोर करता है वो लीवर में करता है, और दूसरा जो करता है वो स्केलेटन की जो मांसपेशियां होती हैं वहां पे, तो स्केलेटन मसल में। तो स्केलेटन मसल्स, तो स्केलेटन मसल्स और उसके साथ लीवर में ये जो है, इन्हीं की जो सेल्स होती हैं, इन्हीं सेलों में ये जो है वो स्टोर होता है। ठीक है, लीवर होता है, लीवर में जो ग्लाइकोजन होता है उसका उपयोग पूरा बॉडी, उसका उपयोग जो है, उसका जो यूजेस है लीवर वाले का, उसका यूजेस पूरा बॉडी करता है। खास कर से आपका जो माइंड है ना, उस माइंड में जो ब्लड शुगर होता है उसके स्तर को, उसका जो लेवल है, खास करके आपका जो माइंड है, जो मस्तिष्क होता है, माइंड होता है, इसमें ब्लड का शुगर लेवल ऑफ ब्लड, तो शुगर लेवल ऑफ ब्लड को यदि मेंटेन करना है तो वो कौन मेंटेन करेगा? वो लीवर ही करेगा। ग्लाइकोजेन के रूप में स्टोर करके उसने रख लिया है ऑलरेडी अपना एनर्जी को, और उसको ही जब यूज करेगा जब भी जरूरत पड़ेगी। जैसे आप एग्जांपल के लिए 50 रुपया वाला रख सकते हो, ठीक है। और वैसे ही जब मसल्स है उसमें जो ग्लाइकोजन स्टोर होता है, वैसे वैसे चीजों में यूज आता है जब आपको कोई, जो आपकी नॉर्मल टास्क करने होते हैं, तो वैसे में ये आपका, मान लो कि आपको ये पोटेंशियल एनर्जी के रूप में काम कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में काम कर रहा है। आपका स्टोर एनर्जी है तो आपका पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी के रूप में काम करता है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में काम करता है। अब आखिर ये ग्लाइकोजेन आता कहां से है? सवाल आपके दिमाग में ये आएगा, ग्लाइकोजेन जो है वो आता कहां से है? सवाल आपके ये दिमाग में आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो एकदम लाइए। तो देखो, ग्लाइकोजेन जो होता है वो हमारा पैंक्रियाज होता है, ठीक है, हमारा है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज क्या है? पैंक्रियाज एक ग्लैंड है जो कि एक्सोक्राइन भी है और इंडोक्राइन भी है। पैंक्रियाज जो हमारा है वो एक्सोक्राइन भी है और इंडोक्राइन भी है। अब ये जो ग्लैंड्स होते हैं, इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन जो ग्लैंड्स होते हैं, वो उन ग्लैंड्स का क्या काम है? तो उन ग्लैंड्स का काम है हार्मोन्स को सिक्रेट करना। अब ये हार्मोन्स जो होते हैं वो हमारे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। हॉर्मोन्स जो होते हैं वो हमारे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो पैंक्रियाज है वहां पे आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पैंक्रियाज होता है। इस पैंक्रियाज में आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पैंक्रियाज होता है, और यहां से तीन हार्मोन्स निकलते हैं। ये कहाँ होता है? तो ये पैंक्रियाज में होता है, और ये हेल्प किस में करता है? तो ये हेल्प करता है डाइजेशन में, ठीक है। एफ सेल जो होता है, सीधा सा एकदम रट लो, एफ सेल, एफ सेल जो होता है, एफ सेल से डाइजेस्टिव जूस जो है वो निकलता है। पैंक्रियाज का एफ सेल है, यहां से डाइजेस्टिव जूस निकलता है। एकदम रट लेना, डाइजेस्टिव जूस जो है वो निकलता है। पाचक रस जिसको हिंदी में कहोगे, पाचक रस यहां से निकलता है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। अब यहां से तीन हार्मोन्स निकलते हैं, और तीनों हार्मोन्स का जो काम है वो अलग अलग होता है। तीन हार्मोन्स है और तीनों हार्मोन्स का काम जो है वो अलग अलग होता है। एक एक करके हम सारे हार्मोन्स को देखते हैं। तो पहला जो निकलेगा वो निकलेगा इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन निकला। दूसरा जो हार्मोन यहां से निकलेगा वो निकलेगा ग्लूकागन। ग्लूकागन। और तीसरा जो हार्मोन यहां से निकलेगा वो निकलेगा सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन। ये तीन हार्मोन्स है वो निकलते हैं। अब ये जो तीन हार्मोन्स निकलते हैं,
वो निकलते कहाँ से हैं? ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो यहाँ पे पैंक्रियाज जो होता है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की जो दीपिकाएं होती हैं, हिंदी आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की दीपिका होती है और इंग्लिश आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पैंक्रियाज होती है। ठीक है। तो यहाँ पे 3 सेल होता है, बीटा सेल, अल्फा सेल और डेल्टा सेल। बीटा सेल, अल्फा सेल एंड डेल्टा सेल। तो ये जो अल्फा सेल होता है, ये कहां से निकलता है? तो ये अल्फा सेल से निकलता है। अल्फा सेल से जो हार्मोन निकलता है उसको बोलते हैं ग्लूकागन। सोमैटोस्टिन से जो सेल निकलता है उसको बोलते हैं डेल्टा सेल से वो निकलता है। सोमैटोस्टिन से जो हार्मोन निकलता है वो डेल्टा सेल से निकलता है। और जो इंसुलिन हार्मोन निकलता है वो अल्फा सेल से निकलता है, बीटा सेल से निकलता है। बीटा सेल से निकलता है। अब तीनों का अलग अलग काम होता है, तीनों का डिफरेंट डिफरेंट काम होता है और उसी के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंसुलिन की, कि इंसुलिन का क्या काम है। तो इंसुलिन का काम है कि कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिक रूप में उसका रिएक्शन करवाना है और ग्लूकोज जो है उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना है। यही ग्लाइकोजन जिसकी हम बात कर रहे हैं, और कन्वर्ट करके मसल्स एंड लीवर में स्टोर करवाना है। तो इंसुलिन का क्या काम हो गया? इंसुलिन का काम हो गया कि ग्लूकोज, ग्लूकोज, अब ये ग्लूकोज कौन सा है? तो ग्लूकोज ये 50 रुपए वाला है जो हमने यूज नहीं किया, मेरे पास एक्स्ट्रा है। आपने जब ज्यादा खाना खा लिया, आपने जब ज्यादा कैलोरीज ले ली, तो वैसे में क्या होगा, ये ग्लूकोज जो है, ये ग्लूकोज एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो इस ग्लूकोज को जब एक्स्ट्रा हो गया तो इसको आप बैंक में जमा कर दोगे। तो हमारा बैंक जो है वो कौन सा है? मसल है और लीवर है। तो इस ग्लूकोज को हमने कन्वर्ट कर दिया ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन में इंसुलिन ने क्या किया? इस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया ग्लाइकोजन में, और ग्लाइकोजन में इसको चेंज करके स्टोर करवा दिया। कहां पे स्टोर इसको करवा दिया? लीवर में एंड मसल्स में, लीवर में एंड मसल्स में। और ये जो इंसुलिन होता है, ये इंसुलिन हार्मोन प्रोटीन का सिंथेसाइजेशन के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और इसी इंसुलिन का यदि आपको कमी हो जाए, यदि इंसुलिन का आपको कमी हो जाए या फिर आप में इंसुलिन ज्यादा हो जाए, तो आपको बीमारी होती है। एक्सेस इंसुलिन से बीमारी होती है, कम इंसुलिन से बीमारी होती है। तो आपको यदि इंसुलिन कम हो जाता है बॉडी में, इंसुलिन कम हो रहा है मतलब कि आपका ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होगा, मतलब कि आपके बॉडी में ग्लूकोज का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ता चला जाएगा। और जब ग्लूकोज का कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाएगा तो आपका शुगर लेवल इंक्रीज हो जाएगा। और जब शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है तो उसी को आप कहते हैं कि आप जो है वो डायबिटिक पेशेंट हो गए, आप जो है वो डायबिटिक पेशेंट हो गए। तो ये नॉर्मल टाइप 1 जो है वो डायबिटीज होता है, जिसको हम कहते हैं डायबिटीज, डायबिटीज मेलिटस। तो ये आप याद करो, मेलिटस भी याद रखना है। नॉर्मल डायबिटीज होता है, टाइप 1 इसको बोलते हैं। तो डायबिटिक, डायबिटीज मेलिटस, मेलिटस, डायबिटीज मेलिटस। इसका मतलब क्या हुआ? डायबिटीज मेलिटस का मतलब हुआ कि ग्लूकोज का जो लेवल था वो बॉडी में बढ़ गया, क्योंकि इंसुलिन था ही नहीं उसको कि वो ग्लाइकोजन में उसको कन्वर्ट कर पाए। दैट्स वाई ये इंक्रीज कर गया। अब आपके बॉडी में इंसुलिन ज्यादा हो जाता है तब क्या होगा? इंसुलिन आपके बॉडी में ज्यादा है मतलब कि ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देगा वो ग्लाइकोजन में बहुत ज्यादा। तो इसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपो ग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया में क्या होता है कि ब्लड में ग्लूकोज कम जाता है। अब जब जैसे ही ब्लड में ग्लूकोज कमेगा, इस कारण से आपको जो है वो चक्कर आने लगता है, क्योंकि ग्लूकोज ही तो एनर्जी के रूप में काम कर रहा है। और जब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम जाएगी, क्योंकि ग्लूकोज को वो ग्लाइकोजन में ऑलरेडी कन्वर्ट कर दे रहा है जितना जरूरी नहीं था, फिर भी जैसे आपने, आपके पास 50 रुपए का आपका खर्च है, लेकिन फिर भी इस 50 रुपया में से आप 30 रुपया बैंक में जमा कर देते हो और 20 रुपए में ही खर्च चलाते हो, तो कैसे काम चलेगा? बॉडी तो, मतलब आपका तो काम चल नहीं पाएगा। तो वैसे भी बॉडी में होता है, काम नहीं चलता है तो उसको हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। इस कारण से उसका जो है वो जो उसको बहुत ज्यादा थकावट लगेगी, उसका जो है वो देखने की क्षमता वो भी खत्म हो जाएगी, दिमाग भी थोड़ा कम काम करे लगेगा। उसके बाद जो सेक्सुअल पावर्स होते हैं वो आपको खत्म होते हुए दिखेंगे। तो ये सब हाइपोग्लाइसीमिया के कारण होता है। तो आपको ये समझ में आ गया, पहला इंसुलिन सेल के बारे में डिस्कस मैंने कर दिया। अब दूसरा मैं आपको बात करता हूं
वो ग्लाइकोजन के बारे में, जिसको हम ग्लाइकोजन नहीं, ग्लूकागन, ग्लूकागन जो हार्मोन होता है उसका क्या काम होता है। तो ग्लूकागन जो हार्मोन होता है जो कि अल्फा सेल से निकलता है, इसका काम होता है कि लीवर में जो भी हमने स्टोर किया था ग्लाइकोजन को, हमने बैंक में जो 50 रुपया जमा किया था, उसको हम यूज करेंगे जब हमको जरूरत पड़ेगा। तो ग्लूकागन ही वो आदमी है, ग्लूकागन ही उस बैंक का जो मैनेजर है, वो आपको पैसा देगा, वो आपको पैसा देगा। तो ग्लूकागन का काम होता है कि ग्लूकोज की मात्रा जब भी आपके बॉडी में घटेगा, तो ये आपको जो है वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। तो ये क्या करता है कि ये ग्लाइकोजन को चेंज करता है ग्लूकोज में, ग्लाइकोजन को चेंज करता है ग्लूकोज में। मतलब आपको ये बैंक से पैसे दे रहा है जो भी आपने बैंक के पास जमा करके रखा था। सीधी सी बात है, इतना ही आपको याद रखना है। उसके बाद सोमेटोस्टेटिन का क्या काम होता है। तो सोमेटोस्टेटिन का काम होता है कि पॉलीपेप्टाइड ये है जो कि फूड का जो एसिमुलेशन होता है उसको ये बढ़ाता है। तो बस इतना याद रख लो, बाकी कभी डिटेल आएगा तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। जो इंसुलिन है वो एक पेप्टाइड के रूप में काम करता है। एग्जामिनेशन में सब पूछा गया है, पेप्टाइड, पेप्टाइड के रूप में ये काम करता है इंसुलिन। और उसके साथ ही साथ इस इंसुलिन में जो है वो जिंक मेटल होता है, जिंक धातु इस इंसुलिन में प्रेजेंट होता है। ये भी आपको ध्यान रखना होगा, एग्जामिनेशन में पूछा गया है। ठीक है, तो हमारा यहां से आंसर क्या बन जाएगा, हमारा यहां से बन जाएगा कि लीवर एंड मसल में स्टोर होता है, यकृत और मांसपेशियां में स्टोर होता है। हमारा जो हड्डी होता है, बोन होता है, और स्किन जो होता है, वहां पे आपको बोन में क्या मिलेगा। तो बोन में आपको पता है कि बोन्स में हमारा जो है वो कैल्शियम होता है, बोन्स में हमें कैल्शियम मिलेगा, बोल्स में हमें फास्फोरस मिलेगा। ठीक है, हमको फास्फोरस बोन्स में मिलेगा। तो बोन्स में कहाँ से ग्लाइकोजन आएगा, तो कैल्शियम और फास्फोरस मिलता है। ये आपको ध्यान रखना है। यदि ब्रेन की बात करें और जो स्पाइनल कोड है उसकी बात करें, तो ब्रेन जो है वो यूज करता है लार्ज अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, और इट इज स्टोर्ड वेरी लिटिल लिटिल ग्लाइकोजन प्राइमरली। जो ये भी जो है वो कुछ ना कुछ तो स्टोर करेगा ग्लाइकोजन को। ब्रेन भी है, वो भी कुछ ना कुछ ग्लाइकोजन को स्टोर ही करता है। और वो जो स्टोर करेगा, वो स्टोर करता है वेरी लिटिल अमाउंट में, वेरी लिटिल अमाउंट में ब्रेन जो है वो इसको स्टोर करता है, बहुत कम मात्रा में स्टोर करता है। प्राइमरली किस रूप में स्टोर करता है, तो एस्ट्रोसाइट के रूप में। किस रूप में, एस्ट्रोसाइट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, एस्ट्रोसाइट्स। तो एस्ट्रोसाइट्स के रूप में ब्रेन जो है वो ग्लाइकोजन को स्टोर करेगा, लेकिन बहुत कम मात्रा में, एकदम निग्लिजिबल आप मान लो, एकदम आप निग्लिजिबल मान लो। और ये जो काम करता है, तो लगभग पूरी तरह से जो आपको ब्लड का शुगर लेवल है उसको बैलेंस करने का प्रयास करता है। और ये कौन करवाता है, तो लीवर। देखिए मैंने आपको यहाँ पे बताया कि लीवर जो है, लीवर का जितना भी ग्लाइकोजन होता है उसका ऑलमोस्ट लगभग यूज होता है ब्रेन में ही। और स्केलेटल मसल का जो ऑलमोस्ट यूज होता है एज ए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मसल्स के लिए। ये सब स्केलेटल मसल में जो भी ग्लाइकोजन यूज होगा वो मसल्स के लिए यूज होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी किडनी जो है, किडनी आप देखते हो, किडनी ग्लाइकोजन के लिए कुछ एलिजिबल नहीं होता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। किडनी जो है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है, मतलब ग्लूकोज का सिंथेसाइजेशन करता है, कभी और डिस्कस कर लेंगे। तो किडनी क्या करता है, कभी पूछ लिया जाए तो सीधी सी बात मतलब डेफिनेशन तो मैं अभी एक्सप्लेन यहाँ नहीं करूंगा, कभी आएगा तो कर दूंगा, आगे क्वेश्चन आएगा ही। तो किडनी में जो स्टोर होता है, किडनी जो प्रोसेस करता है उसको क्या बोलते हैं, तो ग्लूकोज का सिंथेसाइजेशन ये करता है। किडनी जो है वो ग्लूकोज का सिंथेसिस करता है, और उस ग्लूकोज के सिंथेसिस को क्या कहा जाता है, तो उस ग्लूकोज के सिंथेसिस को ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। और इट इज क्या है, इट इज प्रोटीन का सिंथेसाइजेशन है। ठीक है, प्रोटीन का सिंथेसाइजेशन है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो जो भी ग्लाइकोलिसिस होता है, वो ग्लाइकोलिसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें सिंथेसाइज होता है ग्लूकोज। और वो कैसे सिंथेसाइज होता है, तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है, और इसमें हेल्प करता है इंसुलिन। उसी तरह से ग्लाइकोलिसिस होता है, ग्लाइकोनेजेसिस, ये जो आपको मैंने लिखा,
ग्लाइको गेनोलाइसिस, ग्लाइकोजेनोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस जो होता है, ग्लाइकोजेनेलिसिस, ये वाला प्रोसेस हो गया। ये वाला जो हमने देखा ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है ग्लाइकोजन में, ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? तो ये ग्लाइकोजेनेसिस कहलाएगा। एकदम याद रखिएगा, ये कहलाएगा ग्लाइकोजेनेसिस। NENESIS, ठीक है, ग्लाइकोजेनेसिस, ये प्रोसेस ग्लाइकोजेनेसिस है। और ये जो ग्लूकोज का कन्वर्ट हो रहा है, ग्लाइकोजन कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज में, ये जो प्रोसेस कहलाएगा, ये कहलाएगा ग्लाइकोजेनोलिसिस, ग्लाइकोजेनोलिसिस। तो ये आपको याद रखना है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। तो ये हुआ गया ग्लाइकोजेनेलिसिस और ये हो गया ग्लाइकोजेनेसिस। तो ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजेनालिसिस तो एकदम रट जाना है इनको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन के लिए है। और कौन सा जो हार्मोन है इसके लिए यूज होता है? तो ये जो है वो इंसुलिन इसके लिए यूज होता है, ग्लाइकोजेनेसिस के लिए। और ग्लूकागन जो यूज होता है वो ग्लाइको नाइलिसिस के लिए यूज होता है, ग्लाइकोजेनोलिसिस के लिए यूज होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको मैंने काफी डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि मैंगनीज इज प्रेजेंट इन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन। पूछा जा रहा है कि कौन सा यहाँ पे कंपाउंड है, उस कंपाउंड में सारे में मैंगनीज है। और उस मैंगनीज में आपसे पूछा रहा है कि किस में मैंगनीज का जो ऑक्सीकरण अवस्था है, ऑक्सीडेशन नंबर है, वो सबसे ज्यादा है। तो यदि आपने नाइन्थ का भी एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता है एकदम वहां पे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट करके दिया हुआ है एग्जाम्पल, और वहां पे ये एकदम डायरेक्ट लिखा हुआ है कि KMnO4 जो होता है वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो कैटेगरी है उसमें आता है। KMnO4 होता है वो हाईएस्ट जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें आता है। ठीक है, तो इस कारण से ये एग्जामिनेशन में पूछा गया था, और उसके साथ ही आपको ये याद रखना है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है KMnO4। और उसके साथ साथ एक और होता है जो एनसीईआरटी में दिया गया था, वो था K2Cr2O7, K2Cr2O7। ये दोनों जो है वो 11th की एनसीईआरटी में भी और 9th की एनसीईआरटी में भी ये एकदम दिया हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, और यहां से हमारा आंसर सीधा ये बन जाएगा। साथ है, बाकी मैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना भी बता देता हूं कि आखिर आपको कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की जरूरत पड़े तो आप कैसे निकाल सकते हो। तो देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर का होता का क्या मतलब है? तो ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब सीधा सा आपका है कि एक कंपाउंड है, ये मान लिया कि KMnO4, ये एक कंपाउंड है जिसमें पोटेशियम है, जिसमें Mn मैग्नीशियम है और जिसमें ऑक्सीजन है। पोटेशियम है, मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, तीन चीजों से मिलकर एक कंपाउंड बना हुआ है। और इस कंपाउंड का हमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, जिसमें Mn का ऑक्सीडेशन नंबर हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन नंबर होता है कि Mn का वह कंडीशन जिसमें Mn अपना सारा आयंस जो है वो दूसरे को ट्रांसफर कर दे ताकि वो कंपाउंड बना सके। तो मैक्सिमम्स दैट Mn मतलब वो सब्सटेंस कैन ट्रांसफर टू द टू अदर एलिमेंट टू फॉर्म कंपाउंड। तो मतलब कंपाउंड बनाने के लिए जितना मैक्सिमम आयंस को कोई एलिमेंट है वो ट्रांसफर कर सकता है, वही कहलाएगा कि वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ठीक है, वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, कितना वो ट्रांसफर कर रहा है। तो यहाँ पे तीन आपको नजर आ रहा है। पहला तो पोटेशियम है, दूसरा जो है वो मैग्नीशियम है, और मैग्नीज है, मैग्नीशियम में मैग्नीज है, और तीसरा तो ऑक्सीजन है। तो इसमें कुछ जो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका आपको प्री में पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन नंबर उनका क्या होता है नॉर्मल स्टेट में। तो ऑक्सीडेशन नंबर आपको पोटेशियम का पता होना चाहिए, और नहीं पता है तो आप लिख लो, इसका +1 होता है।
और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर नॉर्मल जो स्टेट होता है वहां पे -2 होता है। मैंने जो लेक्चर अपलोड किया था वहां पे काफी डिटेल से मैंने सारे ऑक्सीडेशन नंबर को डिस्कस किया था, तो वो लेक्चर आप देख लोगे, लेकिन वो पेड क्लास में है, ठीक है। तो ये 1 होता है, +1 होता है, और ये -2 होता है। इसको याद रखना पड़ेगा, याद रख लीजिएगा, ज्यादा आपके लिए बेटर होगा। तो हम इसको निकालेंगे कैसे, इवेल्युएट कैसे करेंगे। तो नॉर्मल कंडीशन में जब एलिमेंट्री स्टेट में होता है, एलिमेंट्री स्टेट में जब कोई एलिमेंट होता है तो उस एलिमेंट्री स्टेट में उस एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो 0 होता है। एलिमेंट्री स्टेट में किसी भी एलिमेंट का या फिर किसी भी एलिमेंट का या फिर गैस है, वो एलिमेंट है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। ऑक्सीडेशन नंबर उसका 0 होता है, एकदम रट लीजिएगा। और जितने भी एक कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन सारे एलिमेंट्स को यदि जोड़ देंगे, उन सारे एलिमेंट्स को यदि ऐड कर देंगे, तो ऐड करने के बाद भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 आना चाहिए। तो यहां पे हम KMnO4 में लेते हैं, तो K का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? K का ऑक्सीडेशन नंबर 1 है, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। Mn का ऑक्सीडेशन नंबर हमें निकालना है, तो Mn को हमने x मान लिया। उसके बाद हमारे साथ क्या है? हमारे साथ ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 2 होता है, और ऑक्सीजन का ऐसा ऐसा 4 मॉलिक्यूल हमारे पास है। ऑक्सीजन का ऐसा ऐसा 4 एटम हमारे पास है, नॉट मॉलिक्यूल, 4 मॉलिक्यूल है। तो ऐसे में जब और इसका बराबर कितना होगा? सबको जोड़ने के बाद 0 आना चाहिए। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 4 में 2 से 4 को 2 बार गुना करोगे तो 8 आ जाएगा। 8 में माइनस में है, 8 से 1 घटा दोगे तो 7 आ जाएगा। और 7 कैसा होगा? वो माइनस में होगा, तो बराबर के उस साइड जाएगा, तो वो 7 प्लस में हो जाएगा। तो ऐसे करके आप ऑक्सीडेशन नंबर देखो, इसका निकाल लिया आपने। मैं और का आपको निकाल के दिखा दूं, और भी जो भी है उसका भी मैं आपको निकाल के दिखा देता हूं। तो MnCO10 है, तो MnCO10 को कैसे निकाल पाओगे? तो MnCO10 है, उसको निकालने के लिए आपको क्या होता है? तो सबसे पहले कि Mn का ही निकालना है, तो 2 Mn का एटम है, तो 2, और निकालना कितना है? तो x हो गया। उसके बाद जो है वो CO है। CO कितना में है? 3 है। अब CO जो है वो न्यूट्रलाइज स्टेट में है, दैट्स वाई इसका 0 होगा, और 0 को 10 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा, और 0 में कितना से भी गुना कर लो तो वो 0 ही आएगा, तो इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका 0 हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? वो 0 होगा। अब यहाँ पे हम निकालते हैं MnO4, तो Mn का हमको निकालना है। ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का -2 होता है। ऑक्सीजन का -2 होता है। अब ए ऑप्शन ये हो गया, बी ऑप्शन मैं यहां निकाल के दिखाता हूं। तो Mn हमको निकालना है, तो x हो गया, इसके साथ हमने ऑक्सीजन को जोड़ा तो -2 हो गया, और -2 में 4 से, और लेकिन इसके साथ नेगेटिव का 2 आयंस है। नेगेटिव का 2 आयंस है, ये आपको ध्यान रखना है, नेगेटिव का 2 आयंस है। तो जब 4 में गुना करेंगे तो 4 दू 8 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। अब चूंकि निगेटिव का 2 आयंस है, दैट्स वाई इसके साथ हम 0 जोड़ नहीं लगाएंगे, इसके साथ इस 0 में निगेटिव का 2 आयन रहेगा। तो 0 में निगेटिव का 2 आयन करेंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो निगेटिव का 2 आयन यहाँ लिख दो, 4 दूना 8 हो जाएगा, -8 है, और -8 है, इसको जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो -2 और +8 हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा +6 आएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट 0 प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर Mn का क्या आ गया? 6 है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर Mn का क्या आएगा? तो ऑक्सीजन का -2, -2 से 2 दूना 4, और 4 माइनस में है तो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा? +4 आ जाएगा। तो आपको ये समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे Mn जो है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया? 0। यहाँ पे जो Mn है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया? 6। यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन Mn है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया? 4। और KMnO4 में जो है वो वहां Mn का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना आया? 7। तो सबसे ज्यादा किसका है? 7 है। और बाकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कैसे निकाला जाता है ये मैंने बता दिया। और Mn जो है वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। KMnO4 में ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। इसका मतलब ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करेगा। खुद को तो ये रिड्यूस कर देगा, खुद को तो ये रिड्यूस कर देगा, लेकिन दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा। दूसरे को ऑक्सीडाइज करके मतलब दूसरे को ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज कर देगा, खुद के ऑक्सीडेशन नंबर को डिक्रीज कर लेगा। ये इसका मतलब हुआ। बाकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में कभी अलग से हम डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट फाइटोक्रोम?
फाइटोक्रोम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट है वो सही है। तो सबसे पहले तो आप फाइटोक्रोम को समझो कि फाइटोक्रोम है वो आखिर है क्या। फाइटोक्रोम, यहाँ पे आप इनको दो पार्टों में डिवाइड करो, एक तो फाइटो करो और दूसरा क्रोम करो। तो फाइटो जब भी आपको देखने को मिलेगा तो ये सारा आपको प्लांट से रिलेटेड है। क्रोम जब भी आपको मिलेगा तो ये आपका लाइट से रिलेटेड है। ठीक है, तो फोटो और क्रोम ये आपको समझ में आ गया। तो फोटोक्रोम आखिर है क्या। तो फोटोक्रोम क्या है, एक एक फोटो रिसेप्टर है। फोटोक्रोम क्या है, एक फोटो रिसेप्टर है। फोटो रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर मतलब फोटो मतलब लाइट से रिलेट करेगा, रिसेप्टर मतलब कि जो लाइट को एब्जॉर्ब कर सका है। तो फोटोक्रोम इज अ टाइप ऑफ फोटो रिसेप्टर, मतलब लाइट सेंसिंग पिगमेंट। लाइट सेंसिंग पिगमेंट, तो एक ऐसा पिगमेंट जो लाइट को सेंस कर लेता है कि आखिर वहां से लाइट आ रही है। जैसे आप जो है वो पहचान पाते हो ना कि कहीं से जो है वो स्मेल आ रही है, तो ये आप स्मेल रिसेप्टर की तरह आपका नाक काम कर रहा है, तभी तो आप स्मेल कर पा रहे हो। उसी तरह से आप लाइट को यदि पहचान पाओगे तो वो आपका जैसे स्किन है आपका, वो हीट को जो है वो पहचान लेता है। तो ये क्या है, वो हीट को रिसेप्टर के रूप में काम कर रहा है स्किन आपका। वैसे ही फोटो रिसेप्टर के रूप में जो है वो फाइटोक्रोम काम करता है। फोटो रिसेप्टर के रूप में मतलब कि लाइट सेंसिंग पिगमेंट के रूप में। और ये मिलता कहाँ है, ये जो फोटो रिसेप्टर मिलता है ये कई चीजों में मिलता है। जैसे कि ये आपको मिल सकता है प्लांट्स में, ये आपको मिल सकता है प्लांट्स में, ये आपको मिल सकता है फोटो रिसेप्टर जो फाइटोक्रोम है वो कहाँ मिलेगा, ये प्लांट के बाद बैक्टीरिया में मिलता है, बैक्टीरिया में मिलता है। उसके बाद ये फंगी में मिलता है। तो ये सब जगह आपको जो है वो ये फोटो रिसेप्टर के रूप में फाइटोक्रोम जो है वो मिलते हैं। कहाँ कहाँ, प्लांट्स, बैक्टीरिया और फंगी। ये जो है वो केमिकली क्या है, तो ये केमिकली एक क्रोमोप्रोटीन है। ये जो फाइटोक्रोम है ये केमिकली क्या है, तो फाइटोक्रोम इज केमिकली अ क्रोमोप्रोटीन। क्रोमोप्रोटीन, तो फाइटोक्रोम क्या है, एक क्रोमोप्रोटीन के रूप में काम करता है। तो ये रासायनिक रूप से एक फोटोक्रोमोप्रोटीन है। इसका मीनिंग हुआ कि यह जो है वो लाइट को एब्जॉर्ब करने वाला एक ग्रुप है। इसका मतलब हुआ कि ये कंसिस्ट ऑफ अ प्रोटीन पार्ट जो कि एब्जॉर्ब करता है लाइट को। इसका मीनिंग हुआ कि कंसिस्ट ऑफ अ प्रोटीन पार्ट जिसको हम एपोप्रोटीन बोलते हैं। ये क्या है, ये कंसिस्ट ऑफ अ प्रोटीन पार्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं, एपोप्रोटीन कहते हैं। एपोप्रोटीन, ये एपोप्रोटीन कहलाता है। कंसिस्ट ऑफ अ प्रोटीन पार्ट, ये क्या है, ये प्रोटीन का एक पार्ट है। प्रोटीन का एक पार्ट है जो कि कंसिस्ट करता है, और किस पार्ट के रूप में आता है, तो वो एपोप्रोटीन के रूप में आता है। प्रोटीन का एक भाग है जो कि एपोप्रोटीन के रूप में है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इस एपोप्रोटीन जो होता है उस एपोप्रोटीन में एक लाइट एब्जॉर्बिंग ग्रुप होता है। क्या आता है इसमें, एक लाइट एब्जॉर्बिंग ग्रुप, जो लाइट को एब्जॉर्ब करे, लाइट एब्जॉर्बिंग ग्रुप कहलाता है। और ये जो लाइट एब्जॉर्बिंग ग्रुप है वो है क्या, तो ये लाइट एब्जॉर्बिंग ग्रुप को क्रोमोफोर कहते हैं। इसको क्रोमोफोर कहा जाता है। क्रोमोफोर, तो ये क्रोमोफोर के रूप में रहता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये केमिकली जो है क्रोमोप्रोटीन, वो जो है वो एपोप्रोटीन के पार्ट के रूप में एक जो है वो लाइट एब्जॉर्बिंग ग्रुप होता है जिसको क्रोमोफोर कहा जाता है।
जिसको क्रोमोफोर कहा जाता है। ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है। इस कारण से ये बायोलॉजिकली कैसा काम करता है, तो ये बायोलॉजिकली जो है वो प्रोटीनिशियस पिगमेंट के रूप में काम करता है। बायोलॉजिकली ये कैसा काम करेगा, तो ये काम करेगा प्रोटीनियस प्रोटो प्रोटीनियस, TEI, प्रोटेनेशियस, प्रोटीन, फिर तो प्रोटीन नहीं, पिगमेंट, पिगमेंट मतलब कलर देने वाली चीज है। तो ये एक प्रोटोनेशियस पिगमेंट के रूप में बायोलॉजिकली ये काम करता है। तो ये किस तरह से काम करता है, प्रोटेनेशियस पिगमेंट के रूप में। आप देखो कहीं दे रहा है प्रोटेनेशियस पिगमेंट के रूप में। तो ये जो है वो एक फोटोसिंथेसिस करता है, प्रोटेनेशियस वर्णक के रूप में काम करता है। देखो यहाँ पे है, प्रोटोनेशियस पिगमेंट के रूप में काम करता है। तो यहाँ से करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि यह जैविक प्रोटोनेशियस वर्णक है। अब कैसे है मैंने समझाया। ये जो है वो फोटोक्रोम जो होता है, फोटोक्रोम जो है वो एक फोटो रिसेप्टर के रूप में काम करता है, जो कि प्लांट, बैक्टीरिया, फंगी ये सब में होता है। इस फोटोक्रोम में एक क्रोमोप्रोटीन होता है। इसमें एक क्रोमोप्रोटीन होता है, केमिकली जो है वो एक क्रोमोप्रोटीन है। इसका मीनिंग हुआ कि ये कंसिस्ट करता है एक प्रोटीन का पार्ट के रूप में, जिसको एपोप्रोटीन बोलते हैं। और यह जो एपोप्रोटीन होता है वो लिंक जुड़ा हुआ रहता है किससे, तो एक जुड़ा हुआ रहता है एब्जॉर्बिंग ग्रुप से। और उस एब्जॉर्बिंग जो ग्रुप होता है, उस एब्जॉर्बिंग ग्रुप को हमने कहा कि वो क्रोमोफोर है। और क्रोमोफोर जो है वो एक बायोलॉजिकली प्रोटीनिशियस पिगमेंट के रूप में काम करता है। मतलब कि वो प्रोटीन को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, वो प्रोटीन को एब्जॉर्ब करता है, तो वो प्रोटीन के प्रोटीनिशियस पिगमेंट के रूप में ये काम करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका मेन फंक्शन की यदि हम बात करें, तो ये क्या करता है कि प्रकाश का जो गुणवत्ता होता है, लाइट की जो गुणवत्ता होती है, जैसे कि जो लाइट की क्वालिटी होती है, स्पेशली रेड लाइट या फिर फार रेड लाइट की जो गुणवत्ता होती है, उसकी जो क्वालिटी होती है, उसके उसको ये फील करता है। और उसके बाद जो फूल आता है, बीज का अंकुरन होता है, और छाया से जो पेड़ को बचाना होता है, ये सारा जो पौधे का विकास है, इन सबको ये कंट्रोल करता है, यही चीजें। क्योंकि आपको पता है कि लाइट से ही खाना बनता है पौधों में। तो इस कारण से ये इसका मेन काम जो प्रोटोक्रोम का होता है, फाइटोक्रोम का, वो क्या होता है, तो मेन इसका काम होता है कि क्वालिटी ऑफ लाइट जो है, रेड या फिर फार रेड, आपको पता है कि रेड में सबसे ज्यादा होता है फोटोसिंथेसिस, उसको रेगुलेट करता है वेरियस प्लांट डेवलपमेंट प्रोसेस का। जैसे फ्लावरिंग का, सीड का जर्मिनेशन होता है। आप छाया से आपको बचना है, तो आप देखते हो ना कि फूल जिधर जाता है, फूल उधर ही चला जाता है जिधर लाइट चला जाता है। जिधर सन की रोशनी होती है, फूल वहीं झुक जाता है, तना भी उधर की तरफ ही झुक जाता है। ये आपने देखा होगा, ये इसी कारण से होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। फाइटो क्रोम जो है वो एक प्रोटीनिशियस पिगमेंट है। अब ये जो फाइटोक्रोम है, इस बारे में मैंने आपको क्या बताया कि फाइटोक्रोम का काम है कि रेड लाइट और जो दूर की रेड लाइट है, रेड लाइट, और उसके जो फार रेड है, रेड लाइट और जो फार रेड लाइट है, उसको ये यूज करता है। तो प्रकाश का जो क्वालिटी होती है, या तो रेड लाइट हो या फिर दूर की रेड लाइट हो, उसको ये फील करता है, उसको ये फील कर रहा है। और उसको सेंस करने के बाद जो है वो प्लांट को उसी अकॉर्डिंग जो है वो डेवलपमेंट में ये हेल्प करता है। ठीक है, उसी अकॉर्डिंग डेवलपमेंट में ये हेल्प करता है। तो ये फाइटोक्रोम जो है वो दो टाइप के हो जाते हैं। फाइटोक्रोम जो है वो ये दो टाइप के हो जाते हैं। पहला जो होता है वो कहलाता है रेड ऑब्जर्विंग, वो कहलाता है रेड ऑब्जर्विंग, जिसको हम बोलते हैं पी आर, रेड ऑब्जर्विंग। और दूसरा हो जाता है फाइटोक्रोम ऐसा जो फार रेड को एब्जॉर्ब करे, फार रेड को एब्जॉर्ब करे, तो उसको हम बोलेंगे PFR। तो दो होता है, फार रेड ऑब्जर्विंग, फार रेड ऑब्जर्विंग, और उसके साथ जो है वो दूसरा जो होगा वो रेड ऑब्जर्विंग। दो पार्टों में हमने इसको डिवाइड किया, पहला और दूसरा। पहला जो है वो PR कहलाएगा, जो कि रेड ऑब्जर्विंग होगा। और PFR दूसरा है, जो फार रेड ऑब्जर्विंग होगा। तो रेड ऑब्जर्विंग जो है उसके बारे में मैं यदि आपको बताऊं, तो रेड ऑब्जर्विंग जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। रेड ऑब्जर्विंग जो PR होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है।
मतलब असक्रिय होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। मतलब सक्रिय ये नहीं होता है, और ये क्या करता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है, और ये एब्जॉर्ब करता है रेड लाइट के और उसको कन्वर्ट करता है किस रूप में। तो इसका काम क्या है, इसका काम है कि ये एब्जॉर्ब करेगा रेड लाइट को, रेड को एब्जॉर्ब करेगा, और उस रेड को एब्जॉर्ब करने के बाद उस रेड को कैसा कन्वर्ट कर देगा, तो उसको जो है वो कन्वर्ट कर देगा पीएफआर में। क्योंकि ये इनएक्टिव रूप में है तो एक्टिव रूप में जो रहेगा उसी के पास ना भेजेंगे, तो हम इसको पीएफआर के रूप में रेड को एब्जॉर्ब करके भेज देंगे। उसके बाद पीएफआर है, उसका काम है, तो पीएफआर जो होता है वो एक्टिव होता है, सक्रिय रूप में होता है। ये इनएक्टिव है पीआर, लेकिन पीएफआर जो है वो एक्टिव रूप में होता है। ये ऑब्जर्व करता है फार रेड लाइट को, और ये कन्वर्ट करता है किस रूप में, तो ये कन्वर्ट करता है फार रेड लाइट को पीआर में। ये कन्वर्ट करता है फार फार रेड लाइट, इसको ये कन्वर्ट कर देगा रेड लाइट में। सीधा पीएफआर जो है कन्वर्ट करता है पीआर में, और पीआर जो कन्वर्ट करता है वो पीएफआर में करता है। ठीक है, ये कन्वर्ट कर देता है इसको बैक टू द पीआर, और इट इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ टिगर्स मोस्ट फोटोमॉर्फोजेनेसिस प्रोसेस। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, फोटोमॉर्फोजेनेसिस प्रोसेस ये करता है। अब ये फोटोमॉर्फोजेनेसिस प्रोसेस क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूं, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है। तो ये जो है वो पीएफआर जो होता है वो जैविक रूप से एक्टिव होता है, बायोलॉजिकली एक्टिव होता है, जो पौधे में प्रकाश संश्लेषण की जो गुणवत्ता होते हैं, जैसे सीधा धूप को लेना, तो धूप की तरफ मुड़ जाता है ना, जब मैंने बताया पेड़ पौधे धूप की तरफ मुड़ जाते हैं, तो इसमें होता है। और ये जो है वो अपनी जो ग्रोथ है उसको ये कंट्रोल करता है। तो ये हो गया, और पीएफआर जो है वो पीआर को भेजेगा, पीआर जो है वो पीएफआर को भेजेगा। ये आपको समझ में आना चाहिए, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। और ये जो है यही जो है वो पीएफआर जो होता है वो एक्टिव का होता है, एक्टिव फॉर्म होता है, दैट जो ट्रिगर करता है। ट्रिगर किसको करता है, तो पेड़ को ट्रिगर करता है कि जिधर लाइट जा रहा है उधर आप घूम जाओ। तो लाइट टुवर्ड्स लाइट की ओर जो मुड़ता है उसको ट्रिगर कौन करता है, तो उसको पीएफआर ट्रिगर करता है। और ये जो प्रोसेस होता है कि लाइट की तरफ मुड़ना किसी को, वो प्रोसेस कहलाता है फोटो मोर्फोजेनिक। ये कहलाता है फोटोमोर्फोजेनिक रिस्पॉन्स। ये भी आपको पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में, फोटोमोर्फोजेनिक रिस्पॉन्स। इसका मतलब हुआ कि एक्टिव रूप में पेड़ जो है वो जैसे ही लाइट को देखता है, उस लाइट की ओर जब पेड़ चला जाता है, उस लाइट की ओर जब पेड़ अपने आप को घुमा लेता है, तो वो यही कहलाता है। ठीक है, वो यही कहलाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, एग्जामिनेशन में ये भी पूछा गया है। तो फोटोमोर्फोजेनिक जो है वो आपको याद रखना है। तो ये याद रखना है कि फोटोमॉर्फोजेनिक, उसके बाद फोटो पेरियोडिज्म क्या होता है, ये भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और यहाँ से रिलेट कर रहा है। दैट्स वाई मैं फोटो पेरियोडिज्म भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप मिटाता हूँ, मैं लिखता हूँ फोटो पेरियोडिज्म। हिंदी इंग्लिश दोनों सेम होता है, तो ऐसा मत कहिएगा कि हिंदी में नहीं है। फोटो पेरियोडिज्म। अब ये जो फोटो पेरियोडिज्म है ये क्या है, तो फोटो पेरियोडिज्म जो है जिसको दीप्ति कलिता कहते हैं, हिंदी जो होता है वो दीप्ति कालिता होता है। तो आई डोंट थिंक इस टाइप के हिंदी आपसे कहीं मिलेगा। तो फोटो पेरियोडिज्म ही याद रखो, ज्यादा बेटर है। बाकी दीप्ति कालिता इसका हिंदी होता है। ये क्या करता है कि ये फाइटोक्रोम जो है वो एक क्रूशियल रोल प्ले करता है फोटो पेरियोडिज्म में। इसका मतलब हुआ कि रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू द लेंथ ऑफ डे और नाइट। फोटो पेरियोडिज्म का मतलब हुआ कि जो प्लांट जो रिस्पॉन्स करता है, रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट, रिस्पॉन्सेस ऑफ प्लांट टू द डे, टू द लेंथ ऑफ डे एंड लाइट, जो कि डिटरमाइन करता है टाइमिंग ऑफ फ्लावरिंग। तो टाइमिंग ऑफ फ्लावरिंग को ये डिटरमाइन करता है, ये भी एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है। टाइमिंग ऑफ
फ्लावरिंग, फूल कब लगेगा, इसको ये डिटरमाइन करता है, तो इसको फोटो पेरियोडिज्म कहते हैं। और अभी मैंने फोटोमॉर्फोजेनेसिस प्रोसेस भी आपको एक्सप्लेन कर दिया कि फोटोमॉर्फोजेनेसिस जो प्रोसेस है वो क्या होता है। ठीक है, फोटोमॉर्फोजेनेसिस प्रोसेस है, फोटो पेरियोडिज्म है, फाइटोक्रोम क्या होता है, सबको मैंने काफी डिटेल से एक्सप्लेन किया है। ये याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। यहां से पूछा जाएगा कि पीआर जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है और पीएफआर जो है वो एक्टिव फॉर्म में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन जो होता है उसको किसने डिस्कवर किया था। प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन को किसने डिस्कवर किया था। बहुत आसान सा सवाल है, लेकिन हम इसके आगे के आने वाले सवालों को देखेंगे तो हम चर्चा करेंगे कि फर्मेंटेशन आखिर है क्या। सबसे पहले आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए कि व्हाट इज फर्मेंटेशन। किण्वन इसको हिंदी होता है, किण्वन आखिर है क्या। तो किण्वन एक प्रोसेस होता है जो कि एक एनएरोबिक प्रोसेस है। ठीक है, एनएरोबिक प्रोसेस है। एनएरोबिक प्रोसेस कहने का मतलब कि जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में हो। यहां पे ऑक्सीजन नहीं होगा, मतलब होगा भी तो कम मात्रा में होगा, बहुत कम मात्रा में होगा। रिस्पायरेशन जो होता है, श्वसन जो होता है वो दो पार्टों में होता है। एक होता है एरोबिक रिस्पायरेशन और एक होता है एनएरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन जिसमें जो ऑक्सीजन है वो प्रेजेंट होता है, और एनएरोबिक रिस्पायरेशन जिसमें ऑक्सीजन या तो नहीं होगा या फिर कम मात्रा में होगा। ठीक है, और हर जगह जो है वो इस रिस्पायरेशन के बाद जो है वो एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। देखो, रिस्पायरेशन का सीधा सा काम सांस लेना नहीं होता है। रिस्पायरेशन का काम होता है कि इस ग्लूकोज जो आपने फूड से जो ग्लूकोज लिया, जो पचने के बाद आपके ब्लड में गया है, वहां पे उसको उस ग्लूकोज को, उस ग्लूकोज को आपको तोड़ना है। इस पे ऑक्सीजन से हिट होगा, ऑक्सीजन से इस पे हिट करेंगे, ऑक्सीजन से हिट करने के बाद ये ग्लूकोज टूटेगा, और ग्लूकोज टूट के एटीपी के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में आपको एनर्जी के फॉर्म में ये चेंज होगा। अब ऑक्सीजन के साथ जाएगा और जो है वो बिना ऑक्सीजन के जाएगा, तो दोनों जगह रिएक्शंस अलग अलग होंगे। दोनों जगह रिएक्शंस जो है वो अलग अलग होंगे। यदि मैं आपको बताऊं तो एरोबिक रिस्पायरेशन जो होता है वहां पे ग्लूकोज कैसे टूटेगा। यहाँ पे जो ग्लूकोज कैसे टूटेगा, और उसके बाद एनएरोबिक रिस्पायरेशन जो होता है यहाँ पे जो ग्लूकोज है वो कैसे टूटेगा, ये आपका मैं एक्सप्लेन करता हूं। तो पहला हमने देखा ग्लूकोज को तोड़ रहे हैं दो पार्टों में, यही मैं इसको डिवाइड करता हूं। एक हो गया, ये हम पढ़ रहे हैं वायवीय श्वसन एरोबिक, और यहां हम बता रहे हैं आपको एनारोबिक एरोबिक। एरोबिक और एनएरोबिक दो पार्टों में बटा, दोनों में ग्लूकोज को ही हमको तोड़ना है। तो एरोबिक में जब मैं ग्लूकोज को तोड़ रहा हूं तो यहाँ पे ग्लूकोज टूट के क्या बन रहा है, यहाँ पे जब ग्लूकोज टूट रहा है तो ग्लूकोज टूटने के बाद यहाँ से हमको CO2 निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, उसके साथ हमें वाटर निकल रहा है, H2O निकल रहा है, उसके साथ हमें एनर्जी मिल रही है, और जो एनर्जी मिल रही है वो एटीपी के रूप में एनर्जी हमको मिल रही है। ठीक है, ये सही है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन एनएरोबिक जैसे ही होगा तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आती है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पे आपका फॉर्मेशन जो होगा वो CO2 तो होगा ही, उसके साथ ही साथ एनर्जी भी होगा, एटीपी भी होगा। लेकिन जो वाटर आपको मिल रहा था, जो और अदर चीजें मिल रही थी, यहाँ पे वो जो है वो ग्लूकोज टूटेगा और लैक्टिक एसिड और एथिल एल्कोहल का फॉर्मेशन कर देता है। यहाँ पे लैक्टिक एसिड, और उसके साथ ही साथ या तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा या दोनों साथ में कर ला, या और उसके साथ फिर एथिल एल्कोहल। ठीक है, एथिल एल्कोहल, एल्कोहल का फॉर्मेशन कर देता है। अब यही जो एथिल एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, इसी लैक्टिक एसिड और जो एथिल एल्कोहल है, इस लैक्टिक एसिड के साथ आपके जो मसल्स होते हैं उस मसल्स में क्रैम्प्स आते हैं।
मसल में आपको जो दर्द होता है ना, वो इसी लैक्टिक एसिड के कारण होता है। जब आप दौड़ते हो तो क्या होता है, दौड़ते हो तो ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन आपको ज्यादा मात्रा में नहीं मिलता है। दैट्स वाई जो है वो ऑक्सीजन नहीं होता है, तो वहां पे एनएरोबिक रेस्पिरेशन होने लगता है। और जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो वहां पे एनर्जी तो आपको मिल ही रहा है, लेकिन उस एनर्जी के साथ एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। और यह जो एसिटिक एसिड है, जब मांसपेशियों में इनका जमाव होने लगता है, तो इसके कारण से आपका जो पैर है उसमें दर्द होता है, या फिर हाथ जहां भी हो वहां पे दर्द होने लगता है। तो ये लैक्टिक एसिड के कारण ही दर्द होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो यूज नहीं होता है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का ही जो है वो यूज किया गया है। ठीक है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया गया है, और ये इसे जो है वो यही जो प्रोसेस हुआ अनएरोबिक वाला, क्या प्रोसेस हुआ, इसी अनएरोबिक प्रोसेस को हमने कह दिया कि ये फर्मेंटेशन है। फर्मेंटेशन है, इसको फर्मेंटेशन भी कहा जा सकता है। ये होता कहाँ है, तो ये होता है सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है वहां पे होता है। तो ये जो है वो कोशिका द्रव्य में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। और ये जो एरोबिक रिस्पायरेशन होता है ये कहाँ होता है, तो ये माइट्रोकॉन्ड्रिया में होता है। माइट्रोकॉन्ड्रिया में होता है, कभी हम अलग से इस सबको डिस्कस करेंगे। हमारा जो अभी टॉपिक है वो है एनएरोबिक प्रोसेस है, फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन क्या है, फर्मेंटेशन एक एनएरोबिक प्रोसेस है। एनएरोबिक समझ में आ गया कि क्या है। और यहाँ पे क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ईस्ट। जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, बैक्टीरिया। तो जब एनएरोबिक रिस्पायरेशन होता है उसमें ईस्ट और बैक्टीरिया जो है वो कन्वर्ट किसको करता है, तो ईस्ट और बैक्टीरिया फर्मेंटेशन करता है और कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को। उसका जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, इस कार्बोहाइड्रेट में क्या आएगा, ग्लूकोज आएगा। ग्लूकोज आएगा। अब इसी ग्लूकोज को वो किस में कन्वर्ट कर देता है, इस ग्लूकोज वो कन्वर्ट करता है एल्कोहल या फिर ऑर्गेनिक एसिड के रूप में। इसको क्या कन्वर्ट करेगा, इसको कन्वर्ट करेगा एल्कोहल, एल्कोहल या फिर ऑर्गेनिक एसिड के रूप में, ऑर्गेनिक एसिड के रूप में इसको कन्वर्ट कर देता है। और ये जो कन्वर्ट होता है इसके साथ ही साथ आपको क्या मिलता है, इसके साथ ही साथ आपको एटीपी के रूप में एनर्जी मिल जाती है। एटीपी के रूप में एनर्जी मिलती है, और साथ में आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलेगा ही, यूजेज हो रहा है तो निकलेगा ही। तो ये आपको डेफिनेशन कम से कम फर्मेंटेशन का तो समझ में अभी तक आया है। बाकी हम काफी डिटेल से इसको अभी डिस्कस करेंगे, अभी तो आपको बस डेफिनेशन ही समझ में आया है। तो ये जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है, इसी फर्मेंटेशन के प्रोसेस से जो है वो कौन जुड़े हुए हैं, तो वो जुड़े हुए हैं लुईस पाश्चर। लुईस पाश्चर, याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इससे जुड़ा हुआ है। तो फ्रांस के बायोलॉजिस्ट हैं लुईस पाश्चर। इन्होंने 1857 में 1857 में फर्मेंटेशन जो प्रोसेस है उसको बताया, और कहा कि ये जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है ये कोई केमिकल प्रोसेस नहीं है, इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये जो प्रोसेस है वो एक जो फर्मेंटेशन जो प्रोसेस है वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। बायोलॉजिकल प्रोसेस है मतलब कि ये एक जैविक क्रिया है, जहां पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे कि ईस्ट जिसको खमीर भी कहा जाता है, इसका जो होता है वो इसी में ये जो चीजें होती हैं। इन्होंने जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन का एक थ्योरी था कि कुछ ना कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो खुद से आती हैं, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस जो जनरेशन का थ्योरी था कि ये अपने से ही होता है, खुद से ही होता है। जो फर्मेंटेशन वाला प्रोसेस हो रहा था, उस स्पॉन्टेनियस जनरेशन के थ्योरी को इन्होंने गलत किया। इन्होंने गलत किया और इन्होंने ही जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज दिया कि यही जो फर्मेंटेशन है इसी के कारण हमें बीमारियां भी हो जाती है, और इसको कहते हैं हम जर्म थ्योरी, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज।
तो जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज भी किसने दिया? तो वो भी लुइस पास्चर ने ही दिया। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इन्हीं ने पास्चराइजेशन का भी प्रोसेस को बताया। ये भी फर्मेंटेशन का ही एक प्रोसेस में ही आता है। इन्होंने ही पास्चुराइजेशन का जो प्रोसेस है, हिंदी अंग्रेजी दोनों होता है सेम ही, पास्चुरीकरण जिसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी लिक्विड है, जैसे लिक्विड के रूप में आप मिल्क को ले लो एक एग्जांपल के रूप में। इस मिल्क को हमने क्या किया कि मिल्क को हमने हीट कर दिया, मीट को हमने बहुत ज्यादा हीट कर दिया, और उस मिल्क को हीट करने के बाद उसको एकदम सडनली, उसको सडनली तुरंत जो है वो उसको हम ठंडा कर देंगे, उसको हम तुरंत जो है वो कोल्ड कर देंगे, ठंड कर देंगे, जिसके कारण मिल्क में जो भी बैक्टीरियाज थे, जिसके कारण वो मिल्क खराब हो रहा था कुछ दिनों के बाद, उसको वो मार देता है। इससे वो जो मिल्क में जो भी बैक्टीरियाज हैं वो सारे मर जाते हैं। दैट्स वाई ये मिल्क जो है वो पहले 4 दिन तक खराब नहीं होता था, खराब हो जाता था। अब वो 4 दिन की जगह 10 दिन तक खराब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके जो बैक्टीरियाज हैं उनको हमने मार दिया है पास्चुराइजेशन करके। तो ये पास्चुराइजेशन का भी थ्योरी है, वो इन्होंने ही दिया। ठीक है, पास्चुराइजेशन का भी थ्योरी है, इन्होंने ही दिया। पास्चर ही, लुइस पास्चर ही थे जिन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के ही कारण जो ईस्ट है, उस ईस्ट से जो है वो एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, उस ईस्ट से एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। ये मैंने आपको यहाँ पे काफी डिटेल से देखो एक्सप्लेन किया है। अब ये जो एल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है वो एनएरोबिक एक प्रोसेस था, और इसी जो प्रोसेस पूरा कंप्लीट हुआ, इस प्रोसेस को हमने कर दिया कि ये पास्चर इफेक्ट है, लुइस पास्चर के द्वारा आया थ्योरी है, तो इस कारण से इसको पास्चर इफेक्ट कहते हैं। पास्चर इफेक्ट करते हैं मतलब पास्चर प्रभाव इसको कहा जाता है। तो फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है, जहां पे ईस्ट से अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, ईस्ट से जो अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, वो जो है वो एक पास्चर प्रभाव के रूप में इसको कहा गया। और यही इन्होंने ही प्रूव किया कि फर्मेंटेशन जो है वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ना कि एक प्योरली केमिकल प्रोसेस है। ठीक है, प्योरली एक केमिकल प्रोसेस ये नहीं है। तो पास्चराइजेशन आपको मैंने बता दिया। जर्म थ्योरी आपको मैंने बता दिया कि जर्म थ्योरी क्या है। तो जर्म थ्योरी क्या है? तो जर्म थ्योरी सीधा है कि यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इन्हीं के कारण डिजीज होते हैं, जर्म थ्योरी है। उसके बाद जो वैक्सीन, जो पास्चर है, लुइस पास्चर, उनने वैक्सीन को भी डेवलप किया, जैसे एंथ्रेक्स हो गया, रेबीज हो गया, इन सबको इसने डेवलप किया। तो ये भी इनसे ही जुड़ा हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और बाकी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं और ऑप्शंस हैं उनको मैं डिस्कस कर लेता हूं, क्योंकि वो सब भी इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो फर्मेंटेशन, जर्म थ्योरी, ये सब समझ में आ गया। तो यहां से तो ऑप्शन ए बन गया। अब इसके बाद ये जो आप देख रहे हो अर्नेस्ट हैक्कल, अर्नेस्ट हैक्कल जो है वो एक पर्यावरणविद है, ये पर्यावरण से संबंधित है। इन्होंने इकोलॉजी जो वर्ड है, इकोलॉजी जो वर्ड आप सुनते हो, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, आपसे पूछा जाएगा कि इकोलॉजी जो शब्द है, पारिस्थितिकी जो शब्द है, वो किसने दिया? इकोलॉजी शब्द किसने दिया? तो अर्नेस्ट हैक्कल ने दिया। अर्नेस्ट हैक्कल ने इकोलॉजी जो वर्ड है वो दिया। सवाल ये आपसे पूछा जाएगा। दूसरा सवाल आपसे पूछा जाएगा कि पुनरावर्तन का सिद्धांत किसने दिया? पुनरावर्तन का सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में बोलते हो ओंटोगेनी, ओंटोगेनी रिकैपिचुलेट्स फाइलोगेनी, ओंटोगेनी रिकैपिचुलेस फाइटोगेनी इसको कहते हैं, जिसका मतलब है पुनरावर्तन का सिद्धांत। पुनरावर्तन का सिद्धांत, तो ये पुनरावर्तन का सिद्धांत अर्नेस्ट हिक्कल ने ही दिया था। अर्नेस्ट हिक्कल ने ही ये दिया था, आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो अर्नेस्ट हिक्कल के बारे में आपको समझ में आ गया है कि क्या अर्नेस्ट हिक्कल ने क्या क्या चीजें हैं वो की है। उसके बाद आती है रॉबर्ट कोच की बात। रॉबर्ट कोच ने भी बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो वर्क है उसने किया है। तो रॉबर्ट कोच एक जर्मन जो चिकित्सक था, एक वैज्ञानिक भी मान सकते हो जीव विज्ञान का। इसने आधुनिक जीव विज्ञान के संस्थापक के रूप में भी माना जाता है। मॉडर्न जो बायोलॉजी है, उस मॉडर्न बायोलॉजी का जो है वो फादर के रूप में भी इसको देखा जाता है, रॉबर्ट कोच को। और ये जो रॉबर्ट कोच है वो कोच का जो पोस्टुलेट्स है उसके लिए फेमस है। ठीक है, जिसने ट्यूबरक्लोसिस, जो कॉलेरा,
जो एंथ्रेक्स, इन सब का जो ये जो बैक्टीरियाज हैं, इनके जो टीके होते हैं, इनके जो ये बैक्टीरियाज जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंथ्रेक्स को लेकर, ट्यूबरक्लोसिस को लेकर, कोलराज को लेकर, इन सबको किसने खोजा? इन सबको खोजा रॉबर्ट कोच ने। इन सबको खोजा रॉबर्ट कोच ने, दैट्स वाई ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है जोसेफ जोसेफ लिस्टर। जोसेफ लिस्टर। अब जोसेफ लिस्टर किस कारण से इंपॉर्टेंट है? तो जोसेफ लिस्टर इंपॉर्टेंट है, इसने जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, सर्जिकल जब सर्जरी किसी की होती है तो वहां पे आप देखते हो कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बहुत ज्यादा होता है, कैंची होते हैं, चाकू होता है, बहुत ज्यादा चीजें होती है। तो ये सर्जिकल जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इनसे सर्जरी करने के बाद क्या होता था ना, कि सर्जरी करने के बाद इन्फेक्शन हो जाता था। इन्फेक्शन हो जाता था, तो उस इन्फेक्शन को कंट्रोल करना है, तो इन्होंने ही कार्बोनिक एसिड को यूज किया। कार्बोनिक एसिड जो है इसको यूज किया। कार्बोनिक एसिड का कौन सा फॉर्म इन्होंने यूज किया? तो कार्बोनिक एसिड जिसको आप बोलते हो कि फिनोल। फिनोल। तो फिनोल से इन्होंने क्या किया? फिनोल से इन्होंने जो भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट था उनको साफ करते थे सर्जरी से पहले, तो उनको सैनिटाइज करने का इन्होंने स्टार्ट कर दिया सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को। और जब सैनिटाइज करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया तो उससे जो वुंड्स होता था, जो घाव होता था सर्जरी के बाद, उसमें इन्फेक्शन नहीं होता था। लेकिन इससे पहले बहुत ज्यादा इन्फेक्शन होता था, जिस कारण से लोगों की डेथ भी होती थी। तो इस कारण से ये जो एंटीसेप्टिक सर्जन जो अ, हुआ था, उसके रूप में इनको जाना जाता है, जोसेफ लिस्टर को। तो हो सकता है कि आने वाले जो एग्जामिनेशन है उन सब में इससे रिलेट करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाकी जितनी भी संभावनाएं थी क्वेश्चन आने की, वो मैंने आपको काफी डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये रहा पार्ट वन। चूंकि इस वीडियो का ड्यूरेशन अभी 1 घंटा से ज्यादा चला गया है, तो आई डोंट थिंक कि आप 1 घंटा से ज्यादा देख भी पाओगे, और कुछ सीरियस स्टूडेंट्स होंगे वो देखेंगे भी। तो मैं पहले इसको 1 घंटे में ही रखता हूँ। बाकी जब आप रिस्पॉन्स कैसा देते हो उसके अकॉर्डिंग मैं इसके ड्यूरेशन को बढ़ाता चला जाऊंगा, और 2 घंटे तक मैं कर सकता हूँ। ठीक है, मैं फालतू का कोई बकवास नहीं करूंगा कि उसमें टाइम जाए। मैं हमेशा फोकस्ड रहूंगा, जो मुझे बताना है उस पर ही फोकस्ड रहूंगा, और जितना मुझे बताना है वो मैं बताऊंगा। ठीक है, आपको कम या ज्यादा लगने से नहीं होगा। जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है उतना हमको बताना ही पड़ेगा, इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैं वो सारा चीजें आपको डिलीवर करूंगा जो आपके एग्जामिनेशन के लिए जरूरी है। तो आप जो है वो जुड़े रहिए। बाकी आप मुझे इस सीरीज के बारे में बताइए कि ये पहला वीडियो है वो कैसा आपको लगा, एक्सप्लेनेशन कैसा था, और आगे के जो वीडियोस आएंगे उनके एक्सप्लेनेशन क्या इसी तरह से होने चाहिए या फिर मैं उसके एक्सप्लेनेशन को कम करूं। सारा चीज जो है वो आपके रिस्पॉन्स पे काम आएगा। यदि आपका रिस्पॉन्स ठीक रहता है तो मैं इसका नेक्स्ट लेक्चर भी लाऊंगा। यदि आपका रिस्पॉन्स नहीं रहता है तो मैं नहीं ला पाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरे जो पेड क्लासेस होते हैं वहां पे मुझे काफी ज्यादा टाइम एक्सपेंड करना पड़ता है। और चूंकि मेरे पास टाइम बहुत सीमित है, बहुत मुश्किल से जो लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड करता हूं यूट्यूब के लिए। तो आई होप कि आपको ये हेल्पफुल होगा। आपके लिए जब तक हेल्पफुल नहीं होगा तब तक मैं अपने समय को आखिर क्यों व्यर्थ करूंगा। तो आप मुझे कमेंट में अपना बताइए कि क्या आपकी राय है। तो बाकी थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही मिलता हूं।